हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम प्रश्नावली 8.2 का तीसरा सवाल करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा सवाल क्या कह रहा है। ABCD आयत है जिसमें PQR व S क्रमशः भुजा AB, BC, CD तथा DA के मध्य बिंदु है। तो दर्शाइए कि PQRS समचतुर्भुज है। तो सबसे पहले हम चित्र बना लेंगे। ये एक आयत है, इसका नाम हमने A, B, C और D रख दिया है। कह रहा है PQRS AB भुजा PC और CD DA का मध्य बिंदु। तो हम AB भुजा का मध्य बिंदु P ले लेते हैं, BC भुजा का मध्य बिंदु Q ले लेते हैं, CD का R और AD का S। अब इन तीनों को हम मिला लेते हैं। हमें एक अंदर चतुर्भुज मिला PQRS। हमें सिद्ध करना है कि ये जो चतुर्भुज मिला है PQRS वह एक समचतुर्भुज है। तो सबसे पहले हम इसका विकर्ण बना लेते हैं। विकर्ण AC और विकर्ण BD। ध्यान दीजिएगा हमें क्या क्या पता है। हम चूंकि कह सकते हैं ABCD आयत है, अगर ABCD आयत है तो हम कहेंगे AB बराबर CD तथा DA बराबर BC। अब हम त्रिभुज लेंगे। हम त्रिभुज ADC और त्रिभुज BCA लेंगे। त्रिभुज ADC से हम कह सकते हैं S तथा R AD तथा DC का मध्य बिंदु है। तो जिससे हम कह सकते हैं जो SR होगा वो समांतर होगा AC के तथा SR हमारा AC के हाफ के बराबर होगा। यह मध्य बिंदु प्रमेय से होता है। कल हम लोगों ने मध्य बिंदु प्रमेय के बारे में जाना था कि यदि किसी त्रिभुज के दो मध्य बिंदुओं को किसी भुजा के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर जो रेखा बनती है वो तीसरी भुजा के समांतर होती है और उसके हाफ के बराबर होती है। तो SR समांतर AC हो गया और SR इज इक्वल टू हाफ AC हो जाएगा। इसी प्रकार हम त्रिभुज ABC से कह सकते हैं P तथा Q AB तथा BC का मध्य बिंदु है, जिससे हमें मिलेगा AC समांतर PQ तथा PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। ये भी हमारा मध्य बिंदु प्रमेय है। अब ध्यान दीजिएगा हमने ऊपर प्रूफ किया था ये समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 तथा 2 से देखिए अगर SR समांतर AC के और AC समांतर PQ के है तो हम कह सकते हैं SR समांतर PQ। और इसी प्रकार तथा हम कह सकते हैं जो हमारा SR होगा वह बराबर होगा PQ के। तो हमने इस दो भुजाओं को बराबर और समांतर कह दिया है, यानी हम कह सकते हैं PQRS समांतर चतुर्भुज है। परंतु हमें यहाँ समचतुर्भुज प्रूफ करना है। तो अब हमें इस PQSR को प्रूफ करना होगा SP के भी बराबर है और RQ के भी बराबर है। तो चूंकि हम कह सकते हैं AD बराबर BC है, अगर हम इसका हाफ कर दें
तो हाफ ऑफ AD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। अब देखिए AD का हाफ AS हो जाएगा और इसका BQ, तो हम कह सकते हैं क्या, SA इज इक्वल टू BQ। ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाती है तथा PAB का मध्य बिंदु है, इसलिए हम कह सकते हैं AP बराबर PB। AP हमारा PB के बराबर हो गया, ऐसे हमारा BQ के बराबर हो गया। अब चूंकि ABCD आयत है तो हम कह सकते हैं कोण SAP बराबर कोण QBP बराबर 90 डिग्री। ये दोनों कोण भी बराबर होंगे तो हमारा त्रिभुज SAP सर्वांगसम होगा त्रिभुज QBP के। यहाँ पर नियम लगा है भुजा कोण भुजा, SAS नियम से हमने इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम प्रूव कर दिया है। अब सर्वांगसम हम जानते हैं कि सर्वांगसम में जो भुजाएं होती है वो आपस में बराबर हो जाती हैं, तो हम कह सकते हैं SP PQ के बराबर है, यानी SP PQ के बराबर हो जाएगा। और ऊपर हमने ये समीकरण 3 ले लिया है, समीकरण 1 समीकरण 2 यहाँ पे हमने प्रूफ किया था समीकरण 3 और ये समीकरण 4 ले लेते हैं। तो समीकरण 3 तथा 4 से अगर SR हमारा PQ के बराबर है और PQ हमारा SP के बराबर है, ये दोनों बराबर है और PQ SP के बराबर हो गया है, और चूंकि SP हमारा RQ के बराबर है तो यहाँ पे हम RQ भी बराबर कह लेंगे। जिस प्रकार हमने SR PQ के समांतर कहा था तो PQRS समांतर चतुर्भुज हो गया था, उसी से हमने कहा कि SP हमारा RQ के बराबर होगा। यहाँ पे हम SP और RQ को बराबर कर सकते हैं। अब क्योंकि चारों भुजाएं क्या हो गई है, PQRS की बराबर हो गई है और ये आपस में समांतर भी है, तो अतः हम कह सकते हैं PQRS समचतुर्भुज है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चौथा सवाल हमारा क्या कह रहा है, ABCD समलंब है जिसमें AB समांतर DC के है, साथ ही BD विकर्ण है। E भुजा AD का मध्य बिंदु है, E से होकर रेखा AB के समांतर खींची गई जो BC को F पर प्रतिच्छेदित करती है। दर्शाइए कि F BC का मध्य बिंदु है। यानी यहाँ पे कह रहा है कि एक ABCD समलंब है जिसमें AB DC के समांतर है और BD इसका एक विकर्ण है और E जो है वो AD का मध्य बिंदु है। तो हमें दिखाना क्या है कि F जो होगा वो BC का मध्य बिंदु होगा। तो हम हल देख लेते हैं, सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। जो दिया है उसको लिख लेते हैं। पहले दिया है हमारा AB समांतर DC कॉमा या तथा कह लीजिए E AD का मध्य बिंदु है। तथा इसमें ये भी बोला E से होकर जो रेखा AB के समांतर खींची गई है वो BC पर प्रतिच्छेद करती है, तो हमें कह सकते हैं EF समांतर AB। ये भी हमारा दिया हुआ है। हम मान लेते हैं क्या, माना बिंदु G BD रेखा को प्रतिच्छेद करती है। यानी हमने EF रेखा खींची है, वो BD को काटते हुए जा रही है, तो इस बिंदु को हमने G मान लिया है। अब हम त्रिभुज लेके चलेंगे, त्रिभुज ABDC। ध्यान दीजिए त्रिभुज ABD में
तो हम कहते क्या है, चूंकि ए बी समांतर डी सी है तथा ए बी समांतर ई एफ है। अब ई एफ पर ही एक बिंदु जी है, तो हम इससे कह सकते हैं ए बी समांतर ई एफ, तो ए बी समांतर ई जी हो जाएगा तथा ई मध्य बिंदु है भुजा ए डी का। इससे हम कह सकते हैं जी मध्य बिंदु होगा भुजा बी डी का। ये मध्य बिंदु प्रमेय से हुआ है। मध्य बिंदु प्रमेय में हम लोग ने जाना था कि अगर कोई एक भुजा का मध्य बिंदु से खींची गई एक रेखा दूसरी रेखा के समांतर होती है तो वो जो भुजा पर काटेगी वो मध्य बिंदु होगा। तो यहाँ से हमने जी मध्य बिंदु होगा प्रूफ किया है। अब अगला त्रिभुज हम लेते हैं त्रिभुज बी डी सी से। त्रिभुज बी डी सी से हम क्या कह सकते हैं, चूंकि ए बी समांतर डी सी तथा ए बी समांतर ई एफ है, इससे हम कह सकते हैं डी सी जो भुजा होगी वो समांतर होगी ई एफ भुजा की, और ई एफ भुजा पर जी है तो हम इससे कह सकते हैं डी सी समांतर होगी एफ जी पर। डी सी एफ जी के समांतर है तथा जी बी डी का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु प्रमेय से हम कह सकते हैं यदि जी मध्य बिंदु है और जी एफ डी सी के समांतर है तो एफ भी मध्य बिंदु होगा। एफ बी सी का मध्य बिंदु होगा। हमें यही सिद्ध करना था कि एफ बी सी का मध्य बिंदु है। चलिए चौथा सवाल के बाद हम पांचवें सवाल की ओर बढ़ते हैं। पांचवा सवाल हमारा क्या कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ई व एफ भुजा ए बी और सी डी के मध्य बिंदु है। दर्शाइए रेखाखंड ए एफ और ई सी विकर्ण बी डी को समत्रिभाजित करते हैं। अर्थात कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है और ई जो है और एफ ये दोनों ए बी और सी डी के मध्य बिंदु हैं। हमें दिखाना है कि ये जो बी डी रेखा है पी और क्यू से कट रही है, यहाँ पे डी पी बराबर पी क्यू और क्यू बी के बराबर। समत्रिभाजित का मतलब है कि तीनों बराबर भाग में है। तो जिस सिद्ध करना है उसको लिख लेते हैं। सिद्ध करना है हमको डी पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी। अब हम सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या कह रहा है। ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है तो इससे हमें पता है ए बी समांतर होगा सी डी के तथा ए बी बराबर होगा सी डी के। अब यहाँ पर एफ और ई मध्य बिंदु है। ई मध्य बिंदु है तो हम कह सकते हैं ए बराबर ए बी तथा एफ भी मध्य बिंदु है तो हम कह सकते हैं डी एफ बराबर एफ सी। अब चूंकि ए बी बराबर सी डी है और ए बी समांतर सी डी है तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, अगर ए बी समांतर सी डी है तो यहाँ एफ सी समांतर ए के कह सकते हैं। एफ सी समांतर ए के कह सकते हैं। और ध्यान दीजिए ए बी बराबर सी डी है तो हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ सी डी। हाफ ऑफ सी डी की जगह हम एफ सी लिख सकते हैं और हाफ ऑफ ए बी की जगह हम ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने दिखाया कि ए
बराबर एफ सी है, तो यहाँ हम इसको समांतर तथा ए इज इक्वल टू एफ सी कह सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ए ई एफ सी ये जो त्रिभुज चतुर्भुज हमारा है वह एक समांतर हो रहा है, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर दोनों हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ए ई सी एफ समांतर चतुर्भुज है। अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो हम कह सकते हैं कि AF जो होगा वो समांतर होगा EC के, AF समांतर होगा EC। अब हम एक त्रिभुज की बात करते हैं। हम त्रिभुज लेते हैं ABP से, तो त्रिभुज ABP से AF भुजा है वह समांतर है CE भुजा के। अब AF पर ही हमारा P है और CE पर हमारा Q है, तो इससे हम कह सकते हैं AP समांतर होगा EQ के, तथा हम क्या जानते हैं E हमारा मध्य बिंदु है, E मध्य बिंदु है, E मध्य बिंदु हो गया, EQ AP के समांतर हो गया। तो यहाँ हम मध्य बिंदु प्रमेय लगा सकते हैं। मध्य बिंदु प्रमेय से जो Q होगा वह BP भुजा के मध्य बिंदु होगा। अर्थात हम कह सकते हैं BQ बराबर PQ। अब इसी तरीके से हम अगला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज DCQ। त्रिभुज DCQ से त्रिभुज DCQ में हम जानते हैं कि FP समांतर है CQ के, क्योंकि अभी हमने प्रूफ किया था कि AF हमारा EC के समांतर है, तो AE पर ही हमारा क्या, AF पे हमारा बिंदु P है, तो PF समांतर होगा CQ के। हमने लिखा PF समांतर CQ। अगला लिखा F जो है वो DC का मध्य बिंदु है, तो F DC का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से हम कह सकते हैं कि जो इस पर P बिंदु है वह भी मध्य बिंदु होगा। तो हम कह सकते हैं P DQ भुजा का मध्य बिंदु है। अब यहाँ पर DP बराबर PQ हो जाता है, DP बराबर PQ। हमेशा समीकरण 1 और समीकरण 2 मान ले रहे हैं। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में PQ हमारा PQ के बराबर है और PQ हमारा DP के बराबर है, तो हम कह सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से BQ भुजा बराबर PQ भुजा बराबर DP भुजा, यह तीनों में यही सिद्ध करना था, जो बराबर हो गया। हम कह सकते हैं अतः रेखा AF तथा EC विकर्ण BD को समत्रिभाजित करती है, समत्रिभाजित करती है। चलिए 5वां सवाल भी होता है खत्म। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।